नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर दिन एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। एक अनाथ बच्चा जो अमीर बाप से बोला, मैं तुम्हारी बेटी को फिर से चला सकता हूं। अगर एक 9 साल का बच्चा जिसके जूते डक्ट टेप से बंधे हों यह दावा करे कि वह आपके बच्चे को ठीक कर सकता है और वह सही निकले, तो आप क्या करेंगे? उस सुबह शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठंड थी। इतनी नहीं कि बर्फ गिरे, लेकिन इतनी कि आपकी सांस दिखे और उंगलियां चुभने लगे। लोग उत्तर ओक के पास चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर में तेजी से आ जा रहे थे, गले में स्कार्फ लपेटे, हाथ में चाय के कप पकड़े, ऐसे जैसे वे उस वजह से भाग रहे हों जो उन्हें वहां लाई हो। लेकिन एक इंसान नहीं हिल रहा था। वह घूमते दरवाजों के पास एक छपटी हुई कार्डबोर्ड की पेटी पर चुपचाप बैठा था, अपने पुराने नोटबुक में कुछ बना रहा था। उसका नाम वेदांत राजपूत था, बस 9 साल का। उसकी जैकेट थोड़ी बड़ी थी, बाजुएं मोड़ी हुई और एक बूट के अगले हिस्से पर डक्ट टेप चिपका था। एक लाल ऊनी टोपी उसके माथे पर नीचे टिकी थी। उसके कान मुश्किल से ढंके हुए थे। वह भीख नहीं मांगता था, मदद नहीं मांगता था, बस बैठा रहता और आते जाते लोगों को देखता रहता। वह ज्यादातर शनिवारों को वहां होता। जब उसने पहली बार वहां आना शुरू किया तो कुछ अस्पताल कर्मियों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वे हार मान गए। वेदांत कभी कोई परेशानी नहीं करता। जब कोई उससे बात करता तो वह मुस्कुरा देता, और जब वह अपने नोटबुक में कुछ नहीं बना रहा होता तब वह देख रहा होता, हमेशा देखता रहता। ज्यादातर लोग मानते थे कि शायद उसका कोई माता पिता अंदर भर्ती है, शायद कोई बीमार भाई बहन, या फिर वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। उस जगह पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। सड़क के उस पार एक अग्निशमन हाइड्रेंट के पास एक डार्क सिल्वर रेंज रोवर खड़ी थी। इंजन चालू था लेकिन ड्राइवर हिला तक नहीं। अंदर प्रकाश राणा बैठे थे, 40 के दशक के अंत में, तीखे जबड़े और सफेद होते बालों वाले एक आदमी। उनकी टाई ढीली थी, कॉलर सिकुड़ा हुआ, लेकिन उनके पास पैसा था। यह उनकी गाड़ी की चमक में भी दिखता था, यहां तक कि अस्पताल की फ्लोरोसेंट लाइट में भी। लेकिन वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी थकावट की सीमा पर हों। पीछे की सीट पर एक बूस्टर चेयर में उनकी 6 साल की बेटी ईशा बैठी थी। भूरे बाल, एक कान के पीछे सजे हुए, पैर गुलाबी कंबल के नीचे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। एक पल वह पेड़ों पर चढ़ रही थी और अपने कजिन्स के साथ दौड़ लगा रही थी, और अगले ही पल कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गई थी। प्रकाश ने पिछला दरवाजा खोला, उसे सावधानी से उठाया और प्रवेश की ओर बढ़ चले। उन्होंने वेदांत को पहले नहीं देखा। ज्यादातर लोग नहीं देखते, लेकिन वेदांत ने उन्हें देखा। उसने देखा कि प्रकाश उसे कैसे पकड़ रहे थे, जैसे वह बिखर सकती हो। देखा कि कैसे ईशा की आंखें इमारत से बचती हुई आसमान पर टिकी थीं। वेदांत ने सामान्य से ज्यादा देर तक उन्हें देखा। फिर जब वे पास से गुजरने वाले थे, वह खड़ा हुआ और बोला, साहब, मैं आपकी बेटी को फिर से चला सकता हूं। प्रकाश एकदम ठिठक गए, न तो गुस्से में, न उलझन में, बल्कि इसलिए कि वेदांत ने यह बात कैसे कही थी। न किसी मजाक की तरह, न किसी सौदे की तरह, बस धीरे से, साफ साफ और गंभीरता से, जैसे उसे पूरा यकीन हो। प्रकाश मुड़े, आंखें सिकुड़ाईं। क्या कहा तुमने? वेदांत जरा भी नहीं घबराया। वह आगे बढ़ा, नोटबुक को हाथ में दबाते हुए बोला, मैं कह रहा हूं, मैं उसे फिर से चला सकता हूं। प्रकाश उसे घूरने लगे। उनकी बाहें ईशा के चारों ओर कस गईं। ये मजाक नहीं है बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा। वेदांत की आवाज कांपी नहीं, चेहरा शांत, एक बड़े आदमी जैसा ठहराव एक बच्चे के शरीर में। प्रकाश ने वेदांत के कपड़े देखे, उसका डक्ट टेप लगा जूता, गले में लटके चश्मे के टूटे हुए कांच। ये कुछ अजीब इत्तेफाक रहा होगा, शायद कोई धोखा। वह बिना कुछ कहे अंदर चले गए, लेकिन अंदर वे उस बात को भूल नहीं पाए जिस तरह से उस बच्चे ने बात कही थी,
न उम्मीद के साथ, न शक के साथ, बस जैसे वह सच हो। वो आवाज उनके दिमाग में अटक गई और तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाली थी जब तक वे वापस न लौटे। प्रकाश ने अगले कुछ घंटों तक उस बच्चे को भूलने की कोशिश की। उन्होंने ईशा की अपॉइंटमेंट्स अटेंड की, थेरेपिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स की बातें सुनी। वही पुरानी लाइनें, उम्मीदें संभालिए, लंबा रास्ता है, चमत्कारों में समय लगता है। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था, लेकिन वेदांत की आवाज बार बार उनके मन में गूंजती रही, मैं आपकी बेटी को फिर से चला सकता हूं। दोपहर तक सूर्य बादलों के बीच से झांकने लगा था, लेकिन ठंड अब भी तीखी थी। प्रकाश और ईशा अस्पताल से बाहर निकले। हमेशा की तरह प्रकाश ने उसे गोद में लिया और कार की ओर चले। तभी उन्होंने वेदांत को फिर देखा। वही जगह, वही डिब्बा, वही नोटबुक, लेकिन इस बार वेदांत सीधे उन्हें देख रहा था, जैसे जानता हो कि वे वापस आएंगे। प्रकाश रुक गए। उन्होंने ईशा की ओर देखा। उसका सिर उनके कंधे पर टिका था। आंखें बंद थीं, उसका शरीर हल्का था, बहुत हल्का उसकी उम्र के हिसाब से। वह मुड़े। फिर तुम, उन्होंने बड़बड़ाया और पास आकर बोले, ऐसी बात क्यों कही तुमने? क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? वेदांत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं साहब, तुम उसे जानते भी नहीं हो, प्रकाश ने झल्लाते हुए कहा और ईशा को पीछे की सीट पर हल्के से लिटा दिया। तुम्हें नहीं पता उसने क्या झेला है, तुम्हें नहीं पता हमने क्या झेला है। वेदांत पीछे नहीं हटा। मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं है, मदद करने के लिए। प्रकाश सीधे खड़े हुए। तुम क्या हो, 9 साल के? 10 भी नहीं। एक छोटा बच्चा जो अस्पताल के बाहर बैठा है, जिसके जूतों पर टेप लगा है। तुम्हें क्या पता किसी की मदद के बारे में? वेदांत ने नीचे देखा, अपनी उंगलियों से नोटबुक के किनारे को सहलाया, फिर धीरे से बोला, मेरी माँ लोगों को फिर से चलना सिखाती थी। वह फिजिकल थेरेपिस्ट थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वह कहती थी, शरीर चीजें याद रखता है, भले ही कुछ समय के लिए भूल जाए। प्रकाश उसे घूरने लगे। संदेह उनके सीने में कसने लगा। तो क्या तुमने बस उसे स्ट्रेचिंग करते देखा और अब तुम्हें लगता है तुम डॉक्टर हो? मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने एक आदमी को फिर से चलाया जो 5 साल तक व्हील चेयर में था। वेदांत ने कहा। उसकी आंखें ऊपर उठी। उनके पास न मशीनें थीं, न नर्सें, सिर्फ उनके हाथ, उनका धैर्य और उनका विश्वास। प्रकाश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया। उसने इधर उधर देखा। एक नर्स वेदांत को हल्की सी हाथ हिलाकर अभिवादन करती गुजरी। अस्पताल का एक सफाई कर्मी भी उसकी ओर सिर हिलाकर गया। ऐसा लगा जैसे वे सब उसे जानते हों। मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, प्रकाश ने कहा। मैंने पैसे मांगे ही नहीं, वेदांत ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? वेदांत ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा। बस 1 घंटा मुझे दिखाने दो। प्रकाश ने ईशा की ओर देखा, जिसकी आंखें अब खुली थीं और वह चुपचाप दोनों को देख रही थी। उसने आंखें मली और कहा, मुझे अभी चले जाना चाहिए। वेदांत टस से मस नहीं हुआ। मुझे सिक्योरिटी को बुला लेना चाहिए, प्रकाश ने जोड़ा। फिर भी लड़का चुपचाप खड़ा रहा। आखिरकार प्रकाश ने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, अगर अपना समय बर्बाद करना है तो कल दोपहर 12 बजे रानी झांसी पार्क में मिलो। देर मत करना। वेदांत ने सिर हिलाया। मैं आऊंगा। प्रकाश एसयूवी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे निकल गया। लेकिन रियर व्यू मिरर में वेदांत अब भी वहीं खड़ा था, हाथ बगल में, चेहरा बिना किसी भाव के। घर लौटकर रात के खाने के बाद प्रकाश अपने होम ऑफिस में बैठा था। डेस्क पर कागज फैले थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका मन बार बार वेदांत की खामोश, दृढ़ मुद्रा की ओर लौट रहा था। ईशा ने दरवाजे से झांका। पापा? प्रकाश मुड़ा। हाँ बेटा। वो लड़का कौन था? प्रकाश थोड़ी देर रुका। बस कोई, जो अस्पताल के बाहर मिला। उसे लगा जैसे वो सच में मानता हो। ईशा ने कहा। क्या मानता हो? कि मैं चल सकती हूं। प्रकाश उसे देखता रह गया। ईशा ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी व्हील चेयर के आर्मरेस्ट पर उंगलियां चलाईं, जैसे वो पैर हों। लेकिन प्रकाश नहीं मुस्कुराया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके अंदर कुछ सुन्न नहीं था।
वो खतरनाक महसूस हो रहा था। जैसे उम्मीद। रानी झांसी पार्क ऐसा जगह था जिसे ज्यादातर लोग बिना देखे ही पार कर जाते थे। टूटा फूटा बास्केटबॉल कोर्ट, झूलों की चेनें चरमराती हुई और घास का एक टुकड़ा जो कभी फुटबॉल का मैदान बनने की कोशिश करता था। रविवार दोपहर को ये जगह अक्सर खाली होती थी, लेकिन उस दिन वेदांत पहले से वहां था। बड़े ओक पेड़ के पास वाली बेंच पर बैठा हुआ। वही डीली जैकेट पहने था, लेकिन उसकी नोटबुक अब बैग में रखी थी। उसके पैरों के पास एक छोटा जिम बैग था और बेंच पर एक तौलिया फैला हुआ था। 12:07 पर प्रकाश की एसयूवी पार्क हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस ईशा को बाहर निकाला, व्हील चेयर में बिठाया और वेदांत की ओर ले गया। उसने आंख मिलाने से भी परहेज किया। बाहें क्रॉस की हुई, जैसे पहले से पछता रहा हो कि यहां क्यों आया। जब वे पहुंचे, वेदांत खड़ा हुआ। नमस्ते सर। प्रकाश ने बस सिर हिलाया। ईशा ने धीरे से हाथ हिलाया। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, हाय ईशा। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। हाय। प्रकाश ने भौहें उठाई। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? आपने कल कहा था, वेदांत ने जवाब दिया। मैं चीजें याद रखता हूं। प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस तौलिए की ओर इशारा किया। तो अब क्या, कोई जादू की उड़न तश्तरी? वेदांत ने बात अनदेखी की। नहीं सर, सिर्फ बेसिक चीजें। उसने बैग खोला और उसमें से एक जोड़ी मोजे, एक टेनिस बॉल, कोकोआ बटर का छोटा डिब्बा और गर्म चावल के कपड़े में लिपटा एक कंटेनर निकाला। प्रकाश ने आंखें सिकोड़ ली। ये सब क्या है? ये सब मां इस्तेमाल करती थी, वेदांत बोला। गर्म चावल से मांसपेशियां ढीली होती हैं, बॉल से प्रेशर पॉइंट्स पर काम होता है। प्रकाश ने फिर से बाहें क्रॉस कर ली। वेदांत ने ईशा की ओर देखा। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं थोड़ी देर आपके पैरों पर काम कर सकता हूं? दर्द नहीं होगा, वादा है। और अगर कुछ अजीब लगे तो बस रुक जाने को कह देना। ईशा ने अपने पापा की ओर देखा। प्रकाश ने सांस छोड़ी। ठीक है, कोशिश कर सकते हो, बस ध्यान रखना। वेदांत घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके पैरों से कंबल हटाया और गर्म चावल की पोटली उसकी जांघों पर रख दी। ईशा ने हल्का सा झटका खाया। ज्यादा गर्म है? उसने सिर हिलाया। अच्छा लग रहा है? वेदांत ने सिर हिलाया और कुछ मिनट बाद उसके पैरों को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। न खींच रहा था, न दबाव डाल रहा था, बस धीरे धीरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे घुमा रहा था। प्रकाश ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी भी पल कुछ गड़बड़ हो सकती हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने पहले कभी यह किया है? वेदांत ने ऊपर नहीं देखा। मेरी माँ स्कूल के बाद मुझे शेल्टर्स ले जाती थी। वो वेटरन्स की मदद करती थी, जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कहती थी, हर किसी को फिर से इंसान जैसा महसूस करने का हक है। मैं उनका बैग उठाता था। प्रकाश ने भौहें चढ़ाई। और उन्होंने तुम्हें यह सब सिखाया? हाँ, कहती थी कि शरीर को हमेशा मशीनों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ध्यान की जरूरत होती है। उसने ईशा के घुटने पर हल्की नोक दी। कुछ महसूस हुआ? नहीं, ईशा ने फुसफुसाया। वेदांत ने फिर से सिर हिलाया, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कोई बात नहीं, मैं फिर पूछूंगा। वो उसके साथ बात करता रहा, उसके पसंदीदा रंग, खाना, शो के बारे में पूछता रहा। शुरू में उसके जवाब छोटे थे, लेकिन फिर वो भी सवाल पूछने लगी। तुम यहां रहते हो? थोड़ा बहुत। स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब क्यों नहीं? वेदांत थोड़ी देर रुका। मां बीमार हो गई, फिर गुजर गई। तब से सब संभालने की कोशिश कर रहा हूं। ईशा ने नीचे देखा। माफ करना। वेदांत ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद। प्रकाश की मुद्रा थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करीब 30 मिनट बाद वेदांत ने उसके टखने को फिर से हल्के से छुआ। अब महसूस हुआ? ईशा ने पलकें झपकाई। थोड़ा सा, जैसे दबाव। वेदांत ने ऊपर देखा। यह अच्छा है। प्रकाश ने आंखें सिकोड़ ली। वो कभी कभी रेगुलर सेशन में भी ऐसा कहती है। हाँ, वेदांत ने कहा, लेकिन वो सेशन मशीनों वाले कमरे में होते हैं। बच्चे कभी कभी मशीनों से डरते हैं, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। लेकिन यहां, उसने पार्क की ओर इशारा किया, यहां हवा है,
पेड़ हैं, अलग महसूस होता है। प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो ध्यान से सुन रहा था। वेदांत ने ईशा की दोनों टांगें स्ट्रेच करवाई, फिर उसके पैरों की उंगलियों से हल्की हलचल करवाई। कुछ साफ नजर नहीं आया, लेकिन ईशा उदास नहीं लगी। मैं अगली बार फिर दिखाऊंगा, वेदांत खड़ा होते हुए बोला। वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारी मांसपेशियां। उसने उसकी जांघों की ओर इशारा किया। उन्हें याद है चलना, बस उन्हें फिर से याद दिलाना है। ईशा इस बार और बड़ी मुस्कान के साथ बोली। ठीक है। प्रकाश ने गला खंखाला। हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जल्दी से कहा। वेदांत ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं कर रहा, बस कोशिश कर रहा हूं। प्रकाश ने उसे एक लंबा सेकंड घूरा, फिर अचानक अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, एक मुड़ा हुआ नोट निकाला और आगे बढ़ाया। वेदांत पीछे हट गया। नहीं सर, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। प्रकाश हैरान हुआ। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? वेदांत ने कंधे उचका दिए। क्योंकि आपकी बेटी मुस्कुराई। प्रकाश ने ईशा की तरफ देखा। वह अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि एक लड़का जिसने सब कुछ खो दिया, वह एक अजनबी लड़की के लिए इतना कुछ कैसे दे सकता है। अगला रविवार थोड़ा गर्म था, लेकिन वेदांत ने अब भी वही जैकेट पहनी थी। जरूरत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था उसकी मां उसके पास है। वह इसे अपना हीलर कोट कहती थी। कहती थी, हर अच्छे मददगार को कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें याद दिलाए कि उन्हें क्यों फर्क पड़ता है। वह फिर हिमालयन नेचर पार्क में 11:45 से पहले पहुंच गया था। तौलिया बिछाया, सामान सजा कर रख दिया और पास में एक पानी की बोतल रखी थी। पास की कोर्ट में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। ठीक 12 बजे प्रकाश की एसयूवी आई। ईशा कार रुकने से पहले ही मुस्कुरा रही थी। वेदांत ने हाथ हिलाया। हाय ईशा। हाय, उसने चहकते हुए कहा। उसकी जुल्फें उछल रही थीं जब प्रकाश ने उसे व्हील चेयर में बिठाया। प्रकाश फिर थका हुआ दिखा, लेकिन इस बार अलग तरह से, थोड़ा हल्का। उसने वेदांत को छोटा सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। कोई शब्द नहीं, पर पिछली बार से ज्यादा। वेदांत ने काम शुरू किया। वही सेटअप, वही गर्म कपड़े का पैक, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। ईशा अब सच में कोशिश कर रही थी। अपनी एड़ी जमीन में दबा सकती हो? वेदांत ने धीरे से पूछा। उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उसने कहा। कभी कभी दिमाग को सही रास्ता ढूंढने में समय लगता है, जैसे भीड़ में से रास्ता बनाना। बस धक्का देना पड़ता है। प्रकाश उनके पीछे खड़ा था। फिर से हाथ बांधे, लेकिन इस बार खुद को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को गर्म रखने के लिए। तुम ये सब क्यों करते हो? उसने अचानक पूछा। वेदांत ने ऊपर देखा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मां लोगों की मदद करती थी, वो उन्हें यह महसूस कराती थी कि वे मायने रखते हैं। मैं भी वही करना चाहता हूं। प्रकाश ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कुछ और करने का सोचा है? कभी कभी, वेदांत ने कहा, पर यह सही लगता है। प्रकाश ने ईशा की तरफ देखा। वह अब अपने पैर की उंगलियों को हिला रही थी। बहुत कम, लेकिन वे हिले। पहली बार वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। अगले कुछ हफ्तों तक वे उसी समय, उसी जगह आते रहे। वेदांत ने ईशा को रबर बैंड से टखनों को मजबूत करने की तकनीक सिखाई। टेनिस बॉल उसके पैरों के नीचे रोल की, ताकि उसका दिमाग पैरों का स्थान याद रख सके। प्रकाश को घुटनों के पीछे के प्रेशर पॉइंट्स की मसाज करना सिखाया और समझाया कि कैसे हर नस का काम होता है, भले ही वह शांत हो जाए। और फिर वह बुरा दिन आया। यह चौथा रविवार था। वेदांत हमेशा की तरह पहुंचा, लेकिन जब एसयूवी आई तो ईशा मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। प्रकाश गुस्से में दिख रहा था। आज इसे नहीं करना चाहती, उसने तीखे स्वर में कहा, जब उसने उसे कुर्सी में बिठाया। ईशा ने दोनों से नजरें चुरा ली। वेदांत धीरे से पास आया। क्या हुआ? ईशा ने हाथ बांध लिए। मैंने आज सुबह पैर हिलाने की कोशिश की और कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। मैं थक गई हूं। ये सब बेकार है। प्रकाश ने मुंह फेर लिया, जबड़े भींचे हुए। पूरा वीकेंड फ्रस्ट्रेटेड रही है, उसने कहा। वेदांत ने सिर हिलाया, फिर से उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें लगता है मैं थकता नहीं? वह चुप रही।
तुम्हें लगता है मैं शेल्टर में बैठकर नहीं रोया जब मेरी माँ दवाइयां नहीं खरीद पाई और मुझे बस देखना पड़ा? उसकी नजर उसकी ओर गई। तुम्हें गुस्सा होने का हक है। मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन अगर तुम अभी रुक गई, तो तुम्हारा वो हिस्सा जो चलना चाहता है, वो भी रुक सकता है। वह जमीन को घूरती रही। मैं नहीं चाहता तुम हार मानो, वेदांत ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने नहीं मानी। कुछ पल खामोशी रही। फिर ईशा ने फुसफुसाया, मैं डरी हुई हूं। प्रकाश मुड़ा। यह पहली बार था जब उसने ये शब्द जोर से कहे थे। वेदांत थोड़ा और पास आया। मैं भी डरा हुआ हूं, लेकिन डर का मतलब रुकना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि तुम किसी बड़ी चीज के करीब हो। ईशा ने चेहरा पोंछा। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। और उन्होंने की। वेदांत ने फिर से हल्के हाथों से उसकी मदद की। इस बार कम बात करके, बस मौन और धैर्य के साथ। प्रकाश ने भी ज्यादा साथ दिया। वजन शिफ्ट करने में मदद की, हर छोटे मूवमेंट की हिम्मत बधाई। 30 मिनट बाद ईशा ने अपना दायां पैर हिलाया। सिर्फ उंगली नहीं, पूरा पैर। वह धीरे और जकड़ा हुआ था, लेकिन वह हिला। प्रकाश उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, जैसे यकीन नहीं हुआ हो जो उसने देखा। फिर से करो, उसने कहा, और उसने किया। वेदांत मुस्कुराया, पर कुछ नहीं कहा। बस पीछे बैठ गया और देखा। उसी रात प्रकाश अपने घर की बालकनी में खड़ा था। क्रेस्ट व्यू ड्राइव पर चांद को देख रहा था। उसने अब पूछना छोड़ दिया था कि वेदांत असल में कौन है। अब सवाल की जरूरत नहीं थी। अंदर ईशा अपनी आंटी को स्पीकर पर वो फुट स्लाइड वाला पल सुना रही थी और हंस रही थी। 6 महीने में पहली बार उनका घर हॉस्पिटल जैसा नहीं लग रहा था। वो फिर से घर लग रहा था। लेकिन प्रकाश के अंदर कुछ बदल रहा था। सिर्फ उसकी बेटी के पैर नहीं, बल्कि उसके सीने का बोझ, गिल्ट, गर्व और वो दीवार जो उसने दुनिया से खुद को अलग करने के लिए बनाई थी। अब उसमें दरारें आ रही थीं। सोमवार दोपहर प्रकाश अपने ऑफिस में बैठा था, एक अनछुए कॉन्ट्रैक्ट को घूरते हुए। उसका फोन हर कुछ मिनट में बज रहा था। ईमेल्स, कॉल्स, क्लाइंट अपडेट्स। पर अब कुछ भी जरूरी नहीं लग रहा था। जो उसके दिमाग में बार बार चल रहा था, वो था पार्क का वह पल, ईशा का पैर आगे खिसकना, जैसे वह फिर उसका अपना हो। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, और जिसने वो मुमकिन किया, वो था एक 9 साल का बच्चा, फटे जूतों में। उसने एक नया ब्राउजर टैब खोला और टाइप किया वेदांत राजपूत शिमला। कुछ खास नहीं मिला। कुछ पुरानी लोकल न्यूज़लेटर्स और स्कूल डाटाबेस। उसकी मां संजीवनी राजपूत का एक दो जगह जिक्र था। एक क्लिनिक में। कोई पता नहीं, कोई हाल की जानकारी नहीं। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी पर पीछे झुक गया। ये बच्चा एक भूत की तरह था, सिवाय इसके कि वह था। शनिवार को वे फिर रानी झांसी पार्क पहुंचे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लगा। प्रकाश एक एक्स्ट्रा मैट और फोल्डिंग चेयर लेकर आया। उसने वेदांत को एक समोसा दिया। जब वे पहुंचे, कुछ नहीं कहा, बस उसके जिम बैग के पास रख दिया। वेदांत ने छोटा सा धन्यवाद कहा और उसे बाद के लिए रख लिया। रेडी ईशा? उसने पूछा। उसने दोनों अंगूठे ऊपर करके कहा, चलो शुरू करें। वे रूटीन में लग गए। हीट पैक्स, स्ट्रेचेस, टोज फ्लेक्सेस। आज प्रकाश पूरी तरह शामिल हुआ। वह घास पर पालथी मारकर बैठा और हर वो मूवमेंट किया जो वेदांत समझा रहा था। एक बार तो वह गलत भी कर गया। आप उल्टी दिशा में मोड़ रहे हैं, वेदांत ने हंसते हुए कहा। प्रकाश ने उसे साइड लुक दिया। कॉलेज के बाद से कभी स्ट्रेचिंग नहीं की। वे हंसे, यहां तक कि ईशा भी। करीब 20 मिनट बाद वेदांत थोड़ा आगे झुका। ठीक है ईशा, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। उसने अपने बैग से एक बेल्ट निकाली और उसे ईशा के घुटनों के नीचे रखा। प्रकाश को दिखाया कि दोनों सिरों को कैसे पकड़ना है। वो अब दोनों घुटने उठाने की कोशिश करेगी, बस थोड़ा सा। हम संतुलन में मदद करेंगे, लेकिन मूवमेंट उसी का होगा। प्रकाश ने पलकें झपकाई। तुम्हें यकीन है? वेदांत ने सिर हिलाया। वो तैयार है। उन्होंने उसे कुछ सेकंड दी। उसका माथा सिकुड़ा, आंखें संकीर्ण हुईं। उसने हल्का सा गुनगुनाया और फिर उसके घुटने थोड़ा ऊपर उठे। बस 1 इंच, लेकिन उठे। प्रकाश ने चौंक कर देखा। तुमने ये किया? ईशा मुस्कुराई। मैंने किया। प्रकाश की आवाज भर आई। तुमने वाकई किया? वेदांत ने धीरे से सिर हिलाया। बेल्ट पर नजरें टिकाए।
देखिए, शरीर सब याद रखता है। बस आपको इतना धैर्य चाहिए कि उसे बोलने का मौका मिल सके। प्रकाश ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ और ही हो बच्चे। वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ईशा को धीरे धीरे अगली स्ट्रेच में गाइड करता रहा। सेशन के बाद जब वे सामान समेट रहे थे, प्रकाश वेदांत के पास झुका। इसके बाद तुम कहाँ जाते हो? वेदांत ने कंधे उचकाए। यूं ही आसपास। प्रकाश ने धीरे से पूछा। सोने की कोई जगह है तुम्हारे पास? वेदांत थोड़ी देर रुका, फिर बोला, कभी कभी। प्रकाश ने गहरी सांस छोड़ी, गर्दन खुजाई। कभी सोचा हमारे साथ रहने का? वेदांत की आंखें फैल गईं। आप सीरियस हैं? मेरे पास एक गेस्ट रूम है, तुम रास्ते में नहीं आओगे। वेदांत ने नीचे हाथों की ओर देखा। आपको यकीन है कि आपके पड़ोसियों को मेरे जैसे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं होगी? प्रकाश हंसा। भाई, मेरी बेटी के लिए जो तुमने किया है, उसके बाद अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद जवाब दूंगा। वेदांत ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रकाश देख सकता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। अगली सुबह वेदांत प्रकाश के घर के बाहर खड़ा था, एक बैकपैक कंधे पर और एक कंबल बाहों में। प्रकाश ने दरवाजा खोला, हाथ में कॉफी मग। समय पर आ गए। ईशा भाग कर हॉलवे में आई। वेदांत, वह मुस्कुराया। हे सुपरस्टार। प्रकाश ने दरवाजा खोलते हुए कहा, वेलकम होम। आने वाले दिन शांत लेकिन मायने भरे रहे। वेदांत को अपना कमरा मिला। एक नरम बिस्तर, साफ चादरें और एक छोटा सा डेस्क। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन एक भी सुबह की स्ट्रेच उसने मिस नहीं की। अबीशा दोनों पैर हिला पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन दिमाग और पैरों के बीच संबंध बनने लगे थे। एक रात जब प्रकाश बर्तन धो रहा था, उसने काउंटर पर झुकते हुए कहा, वेदांत, कभी स्कूल वापस जाने का सोचा है? वेदांत, जो किचन टेबल पर स्केच बना रहा था, ऊपर देखा। कभी कभी। प्रकाश ने सिर हिलाया। तुम समझदार हो, बहुत आगे जा सकते हो। वेदांत ने सिर थोड़ा तिरछा किया। मैं लोगों को फिर से चलना सिखाना चाहता हूं, जैसे मेरी मां करती थी। प्रकाश उसकी ओर मुड़ा। तो चलो सोचते हैं कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। वेदांत ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। उस रात ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, जरूरत भी नहीं थी। पहली बार राणा परिवार का घर खामोश नहीं था। वो छोटी छोटी आवाजों से भरा था। कदमों की, हंसी की, पेंसिल की खरोंचों की और ठीक होने की। सब कुछ शुरू हुआ एक नर्स से, जो संडे सुबह रानी झांसी पार्क में अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी। उसने ईशा को देखा, जो महीनों से व्हील चेयर से बाहर नहीं दिखी थी, मुस्कुराती हुई, घुटने उठाते हुए, पैर की उंगलियां हिलाते हुए। और उसके साथ वही चुप बच्चा खड़ा था, जो हर वीकेंड अस्पताल के दरवाजों के पास बैठा रहता था। नर्स ने उन्हें नहीं टोका, बस थोड़ी देर दूर से देखा, फिर घर गई और अपनी बहन को बताया, जो पेशेंट सर्विसेज में काम करती थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल के एक फिजिकल थेरेपिस्ट ने प्रकाश से कहा, किसी ने बताया ईशा बेहतर हो रही है, सच है? प्रकाश ने सिर हिलाया। हाँ, किसी ऐसे की वजह से जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। खबर तेजी से फैल गई। जब वे अगली बार रानी झांसी पार्क पहुंचे, दो और परिवार पहले से बड़े पेड़ के पास इंतजार कर रहे थे। एक के पास एक वॉकर इस्तेमाल करने वाला लड़का था, दूसरे की बेटी स्ट्रोक से रिकवर कर रही थी। दोनों ने उस बच्चे के बारे में सुना था जिसने राणा परिवार की बेटी के पैर फिर से हिलने लायक बना दिए। वेदांत ने प्रकाश की ओर देखा। प्रकाश ने भी उसकी ओर देखा। तुम्हें जरूरी नहीं करना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। वेदांत ने अपने बैग की पट्टी संभाली। मैं करना चाहता हूं। उस दिन उसने ईशा के साथ अपना समय छोड़कर उन दो नए बच्चों के साथ काम किया। उसने उनके माता पिता को दिखाया कैसे टॉवल से स्ट्रेच करवाना है, कैसे चावल की थैलियों को सही गर्म करना है, कैसे बिना ज्यादा दबाव दिए मोटिवेट करना है। और बच्चों से बात की, उन पर नहीं, उनके साथ। तुम टूटे नहीं हो, उसने एक बच्चे से कहा। तुम बस ताकतवर बनने का एक नया तरीका सीख रहे हो। ईशा व्हील चेयर में बैठकर सब कुछ देखती रही। उसके हाथ गोदी में थे। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। बाद में घर जाते वक्त गाड़ी में उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है उसे लोगों की मदद करते देखना।
प्रकाश ने रियरव्यू मिरर में उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे भी लगता है जैसे मैं किसी अच्छे काम का हिस्सा हूं। वो मुस्कुराया। अगले हफ्ते 5 परिवार आए। फिर उसके बाद 11 बजे तक भीड़ लगने लगी। एक लोकल पंडित जी कुर्सियां लेकर आने लगा। पास के ढाबे से कचौरी और चाय आने लगी। किसी ने पर्चे छपवा दिए। मुफ्त फिजियो क्लासेस, रविवार दोपहर 12 बजे, रानी झांसी पार्क। वेदांत का नाम कहीं नहीं था, लेकिन सब जानते थे ये किसके बारे में है। एक लोकल रिपोर्टर कैमरा और नोटपैड लेकर आया। प्रकाश ने वेदांत को साइड में बुलाया। तुम ठीक हो इससे? वेदांत ने चारों तरफ देखा। परिवारों की ओर, बच्चों की ओर जो अंग हिला रहे थे। हंसते हुए एक लड़की के साथ जो वॉकर पर थी, उसने सिर हिलाया। जब तक ये मेरे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। रिपोर्टर ने अपना आर्टिकल लिखा। वह शिमला संडे पोस्ट के दूसरे पन्ने पर छपा। हेडलाइन थी, 9 साल का बच्चा एक अनोखी काबिलियत के साथ शहर के पार्क में दर्जनों को ठीक कर रहा है। उन्होंने उसका पूरा नाम कभी साझा नहीं किया, क्योंकि वेदांत ने उन्हें ऐसा न करने को कहा था। लेकिन लोगों को पता चल ही गया। एक स्थानीय डॉक्टर ने उसे मेंटर करने की पेशकश की। एक गैर लाभकारी संस्था ने पूछा कि क्या वे कुछ उपकरणों के लिए फंड दे सकते हैं। किसी और ने मुफ्त ट्यूटरिंग का प्रस्ताव दिया। अपनी मां के निधन के बाद पहली बार लोग वेदांत को सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे उसे समझ रहे थे। लेकिन वेदांत ने कभी घमंड नहीं किया। वो अब भी हर रविवार वैसे ही तौलिया बिछाता, वही पुराने टेप लगे जूते पहनता और किसी और की मदद करने से पहले हमेशा ईशा से पूछता। लेकिन अब वो पार्क जो कभी खामोशी और थक चुके शरीरों से गूंजता था, एक ऐसी जगह बन गया था जहां हर तरफ हरकत थी। और एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई घर नहीं था, अब किसी उससे बड़े उद्देश्य का दिल बन चुका था। 9 रविवार हो चुके थे। घास पर तौलिए, ईशा के घुटनों का थोड़ा और ऊपर उठना, छोटे छोटे जीत के पल जो अजनबियों के साथ साझा होते होते परिवार जैसे बन गए थे। लेकिन इस रविवार कुछ अलग था। वेदांत ने पार्क पहुंचने से पहले ही महसूस कर लिया था। हवा कुछ गर्म थी, पेड़ थोड़े धीमे झूल रहे थे। यहां तक कि ईशा भी पीछे की सीट पर चुपचाप थी, जैसे वो किसी बड़े पल की तैयारी कर रही हो। जब वे पहुंचे तो वहां पहले से ही एक छोटी भीड़ जमा थी। कुछ भी तेज या दिखावटी नहीं, बस परिवार कुर्सियां लगा रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठे थे और माता पिता की आंखों में उम्मीद थी। और इन सब के बीच था वही पुराना बेंच, ओक के पेड़ के नीचे। वेदांत ने पहले कुछ नहीं कहा, बस बैग खोला, तौलिया बिछाया और ईशा को देखा। तैयार हो? उसने सिर हिलाया। कोई मुस्कान नहीं, बस वही संजीदा, दृढ़ नजरों वाला हाव भाव। प्रकाश ने उसे चटाई के केंद्र में पहुंचाया। वेदांत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, जैसे पहले किया था। उसने धीरे से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे खड़े होने में, बाकी तुम खुद करोगी। प्रकाश उसके पीछे गया और उसके बाजुओं के नीचे हाथ रखे। वेदांत ने उसके पैरों को धीरे से स्थिति में रखा। ठीक है, वेदांत ने फुसफुसाया। 3 पर। उसने आंखें बंद की। 1, 2, 3। प्रकाश ने उठाया। वेदांत ने उसके घुटनों को संभाला और फिर वो खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ भी थरथरा रहे थे, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी थी। भीड़ चुप हो गई। कुछ बच्चों ने सांस रोकी। एक मां ने अपना मुंह ढक लिया। ईशा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मैं खड़ी हूं। वेदांत की आंखों में कुछ चमक उठा। हाँ, तुम हो। प्रकाश एक पल के लिए जैसे जम गए, जैसे सांस लेना भूल गए हो। फिर उन्होंने हाथ छोड़े और वो खड़ी रही। उन्होंने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। वो कर रही है, उन्होंने कहा। वेदांत भी थोड़ा पीछे हुआ। वो तो कर ही रही थी। ईशा ने एक लड़खड़ाता कदम लिया, फिर दूसरा, और फिर, क्योंकि वो 6 साल की थी, साहसी थी और डरना नहीं जानती थी, उसने तीसरा कदम खुद से ले लिया और अपने पापा की बाहों में गिर गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया, हंसते हुए, रोते हुए, उनके हाथ कांप रहे थे। तूने कर दिखाया, उन्होंने फुसफुसाया। तूने सच में कर दिखाया। ईशा ने वेदांत की ओर देखा। तुमने कहा था मैं करूंगी। उसने हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे। उस दोपहर पार्क में कोई जल्दी में नहीं गया।
लोग रुके, बातें की, गले लगे, कुछ ने प्रार्थना की। वेदांत वापस बेंच पर बैठ गया और सब कुछ देखता रहा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो कभी कहता भी नहीं था। उस रात प्रकाश रसोई में खड़ा था जब वेदांत कटोरी में अनाज डाल रहा था। तुझे पता है, तूने सब कुछ बदल दिया, उसने कहा। वेदांत ने ऊपर नहीं देखा। मैंने किया। प्रकाश उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बेटी आज चली, ना किसी अस्पताल की वजह से, ना डॉक्टर की, ना किसी चमत्कारी दवा की वजह से। वो इसलिए चली क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो खुद कुछ नहीं रखता था, हर बार बिना बुलाए आकर खड़ा हुआ। वेदांत ने सिर हिलाया। यही तो मेरी मां करती। प्रकाश की आवाज भर आई। काश वो ये देख पाती। वेदांत ने धीरे से कहा, वो देख रही है। मुझे लगता है वो सब देखती है। प्रकाश ने अपनी आंखें पोंछी। वेदांत, उन्होंने धीमे से कहा, तू बहुत सारी जिंदगियां बदलने वाला है। वेदांत ने उसकी ओर देखा। मैं तो पहले से ही बदल रहा हूं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं होती, चमकदार सीवी नहीं होती, न ही एकदम साफ अतीत, बट उनके पास होता है कुछ बहुत कीमती, दिल, हिम्मत और हर बार फिर से उठ खड़े होने की वजह। कई बार जो लोग खुद सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, वही दूसरों को जोड़ने के औजार लेकर चलते हैं। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया, तो इसे अपने पास मत रखिए, इसे साझा कीजिए। और अगर आप किसी वेदांत जैसे बच्चे या किसी ईशा जैसी बच्ची को जानते हैं, तो उनसे बस इतना कहिए, तुम जरूरी हो, तुम्हारी हमें जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।